नमस्ते। आज हम चलिए एक ऐसी गुमशुदा दुनिया की कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसके राज हजारों साल बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता की। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या 4,500 साल पहले कोई मॉडर्न शहर एक आधुनिक शहर हो सकता था? सुनने में मतलब नामुमकिन सा लगता है ना। पर मजे की बात यह है कि यही सवाल हमें सीधा हड़प्पा सभ्यता के दिल में ले जाता है। एक ऐसी कल्चर की जो अपने समय से सदियों नहीं हजारों साल आगे चल रही थी। अच्छा, इसको जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। टाइमलाइन पर देखते हैं कि हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं। तो देखें, हड़प्पा सभ्यता करीब 2600 ईसा पूर्व अपने पीक पर थी। मतलब सोचिए, जिस वक्त इजिप्ट में वो मशहूर ग्रेट पिरामिड्स बन रहे थे, ठीक उसी वक्त यहाँ सिंधु नदी के किनारे एक पूरी तरह से डेवलप्ड एक अर्बन सिविलाइजेशन फल फूल रही थी। और रोम शहर की नींव तो इसके खत्म होने के भी कोई 1200 साल बाद रखी गई थी। इससे अंदाजा लगता है कि हम कितनी कितनी ज्यादा प्राचीन और एडवांस्ड दुनिया की बात कर रहे हैं। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले देखेंगे एक खोए हुए आधुनिक शहर को, फिर उसकी अर्बन प्लानिंग को समझेंगे, कुछ बड़े शहरों का एक क्विक टूर करेंगे, देखेंगे कि वहाँ जिंदगी कैसी थी, और आखिर में वो बड़ा अनसुलझा रहस्य जो आज भी कायम है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एक खोया हुआ आधुनिक शहर। कहानी असल में शुरू होती है 1921 में, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में जमीन के नीचे दबे हुए पूरे के पूरे शहर खोज निकाले। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, नहीं, ये सबूत था एक विशाल, एक ऑर्गेनाइज दुनिया का, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो हड़प्पा सभ्यता को सच में सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बनाती है, और वो है उनका अर्बन ब्लूप्रिंट, उनकी शहर बनाने की योजना। सच कहूं तो ये किसी पुराने शहर जैसा लगता ही नहीं, बल्कि किसी भविष्य के महानगर की इंजीनियरिंग जैसा था। और इस ब्लूप्रिंट की कुछ खास बातें सच में दिमाग चकरा देंगी। पहली बात, उनके शहर एक परफेक्ट ग्रिड पर बने थे। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, आज के न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ की तरह। दूसरी बात, शहर साफ साफ 2 हिस्सों में बटा था, एक ऊंचा हिस्सा जिसे किला कहते हैं, और एक बड़ा निचला शहर आम लोगों के लिए। और सबसे बड़ी कामयाबी, पूरे शहर में फैला हुआ ढकी हुई नालियों का एक नेटवर्क, जिनकी सफाई के लिए बाकायदा मैनहोल तक बनाए गए थे। ये बात 4,500 साल पहले की हो रही है। कमाल है। और उनकी इंजीनियरिंग का कमाल सिर्फ यहीं तक नहीं रुका था। आप ये देखिए, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली हर एक ईंट, हर सिंगल ब्रिक एक स्टैंडर्ड साइज की थी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो हमेशा 4:2:1। अब जरा 1 मिनट रुककर सोचिए, लाखों किलोमीटर में फैली एक सभ्यता और हर जगह एक ही स्टैंडर्ड की ईंटें बनाना, ये किस लेवल की प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है। कमाल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये शानदार ब्लूप्रिंट उनके बड़े बड़े शहरों में असल में दिखता कैसा था। एक छोटा सा टूर करते हैं कुछ खास जगहों का। और मजे की बात यह है कि हर शहर की अपनी एक अलग पहचान थी। जैसे हड़प्पा में बहुत बड़े बड़े अन्न भंडार, मतलब ग्रैनरीज मिले हैं, शायद ये पूरे साम्राज्य का अनाज गोदाम रहा हो। फिर मोहनजोदड़ो, वहां मिला है महान स्नानागार या द ग्रेट बाथ। भारत में गुजरात के लोथल में तो एक पूरा का पूरा मैन मेड डॉकयार्ड, एक बंदरगाह मिला है जो उनके समुद्री व्यापार का बड़ा सेंटर था। राजस्थान के कालीबंगा में जुते हुए खेतों के सबूत मिले हैं। धौलावीरा, जो गुजरात में है, अपने एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। और हरियाणा का राखीगढ़ी, जो भारत में मौजूद इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। अच्छा, जरा मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ पर दोबारा आते हैं। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। सोचिए, एक तरह का प्राचीन पब्लिक स्विमिंग पूल जिसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए बिटुमन का इस्तेमाल किया गया था। अब इसका असली मकसद क्या था, ये आज भी एक रहस्य है। क्या ये किसी धार्मिक पूजा पाठ के लिए था या बस एक कम्युनिटी बात की जगह, हम पक्के तौर पर नहीं जानते। तो इन शानदार शहरों की बात तो हमने कर ली, पर इन दीवारों के अंदर जिंदगी कैसी थी? कौन थे वो लोग जो इन ग्रिड वाली सड़कों पर चलते थे? उनका समाज कैसा था, व्यापार कैसे करते थे, और उनके विश्वास क्या थे? तो ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोग 2 चीजों में माहिर थे, इनोवेशन और ट्रेड।
एक तरफ वो खेती में कमाल के थे, जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया में कपास यानी कॉटन उगाने वाले पहले लोग थे, और दूसरी तरफ वो जबरदस्त व्यापारी थे। उनका ट्रेड नेटवर्क मेसोपोटामिया मतलब आज के इराक तक फैला हुआ था, और वो अपनी चीजों पर पहचान के लिए पत्थर की खास मोहरें यानी सील्स लगाते थे, जिन्हें हम आज के जमाने का एक तरह से कंपनी लोगो या ट्रेडमार्क कह सकते हैं। अब अगर उनके धार्मिक जीवन की बात करें तो इसकी तस्वीर हमें मिली हुई मूर्तियों और मोहरों से मिलती है। ऐसा लगता है कि वो मातृ देवी मदर गॉडेस की पूजा करते थे। साथ ही एक योगी जैसी आकृति मिली है जिसे पशुपति कहा गया है, और कई लोग इसे भगवान शिव का एक शुरुआती रूप मानते हैं। इसके अलावा प्रकृति की पूजा भी होती थी, जैसे पीपल का पेड़ और कुबड़ वाला बैल। ये सब उनके लिए खास महत्व रखते थे। तो अब हम इस कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां जवाब कम और सवाल ज्यादा हैं। वो दो बड़े रहस्य जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। और पहला रहस्य इस एक लाइन में छिपा है, एक कहानी जिसे हम अब तक पढ़ नहीं पाए हैं। ये इशारा है हड़प्पा की लिपि की तरफ, उनकी भाषा जो हजारों मोहरों पर लिखी तो है, पर हमारे लिए आज भी बस एक पहेली है। देखिए, उनकी जो लिपि थी वो पिक्टोग्राफिक थी, मतलब इसमें आवाज के लिए अक्षर नहीं होते जैसे अ या ब, बल्कि इसमें विचारों और शब्दों के लिए तस्वीरें और निशान बने होते हैं। और जब तक हमें कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज नहीं मिलती, एक की जो इस कोड को तोड़ सके, तब तक उनके लिखे हुए शब्द हमारे लिए खामोशी रहेंगे। और यहीं से उठता है दूसरा और शायद सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी महान, इतनी ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन का हुआ क्या? करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये शानदार शहर वीरान क्यों होने लगे? लोग कहाँ चले गए? देखिए, जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो ये कहती है कि इसका अंत किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये कई घटनाओं का एक चेन रिएक्शन था, एक डोमिनो इफेक्ट। शायद सबसे पहले क्लाइमेट चेंज हुआ, मौसम बदला, मॉनसून कमजोर पड़ गया। इससे उनकी लाइफलाइन, उनकी नदियां सूखने लगी। कुछ इलाकों में शायद भयानक बाढ़ आ गई, और बस एक के बाद एक झटकों ने इस महान सभ्यता को धीरे धीरे गुमनामी में धकेल दिया। तो आखिर में ये सवाल बचता है, हजारों साल पुराना ये खोया हुआ ब्लूप्रिंट, ये नक्शा भविष्य के हमारे शहरों को क्या सिखा सकता है? शायद ये हमें यही बताता है कि सिर्फ बेहतरीन इंजीनियरिंग ही काफ़ी नहीं होती, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना भी उतना ही ज़रूरी है। हड़प्पा की कहानी एक प्रेरणा भी है और एक चेतावनी भी।